हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कृतिका LLB। आज हम लोग जो है 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन देख लिए थे और आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएगा। जैसे तीनों पार्ट वीडियो बन जाएंगे वैसे ही आपका PDF अपलोड हो जाएगा। और बाकी सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए जो भी आपके इवन सेमेस्टर एग्जाम के हैं तो वो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 100 MCQ इवन सेमेस्टर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग की और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, या और किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहते हो। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जितने सब्जेक्ट हैं उनके MCQ बना दूँ। अभी 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या धारा 164(1) के तहत किसी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति के वकील की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन या बयान दर्ज किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके अगर वकील की उपस्थिति है तो वहाँ पर उसके कन्फेशन या उसका बयान जो है दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया था कि आपराधिक प्रक्रिया की जो धारा 125 है वो सभी धर्मों पर लागू होती है? तो ये जो है कौन सा केस था? ऑप्शन है आपके मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम का, या फिर मोहम्मद उमर खान बनाम गुलशन बेगम का, या फिर ऑप्शन दूसरे भी हैं आपके। तो लेकिन इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम का। ये वाला जो केस है ये आपका धारा 125 से रिलेटेड है और इसी में कहा गया था कि ये जो धारा 125 है भरण पोषण की, तो ये सभी धर्मों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसके पास अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है वह इसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी होगा? माता पिता को बनाए रखने के लिए, गिरफ्तारी के लिए, या उसकी संपत्ति की जब्ती के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए वो जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है कि CRPC की धारा 125 के तहत एक बेटी को अपने पिता का भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है, या एक पिता को अपने नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है, या एक पुत्र को अपने पिता का भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सबको जो है भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, वहीं भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अपने भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। किसको दे सकता है? मतलब किसका भरण पोषण करने के लिए जो है मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है किसी व्यक्ति को? तो उसके ऑप्शन है विवाहित बेटी जिसने बहुमत प्राप्त कर लिया है उसको, या फिर भाई को, या बहन को, या पिता को। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति को जो है उसके पिता का भरण पोषण करने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो आदेश दे सकता है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत दोष सिद्धि पर परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति का प्रावधान है? तो इसके ऑप्शन है धारा 108, धारा 106, धारा 109, या धारा 111। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, धारा 106। धारा 106 में ये बताया गया है, इसका प्रावधान है कि दोष सिद्धि पर परिशांति बनाए रखने के लिए जो है प्रतिभूति देने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड निष्पादित करने के लिए कहा जा सकता है? अब इसमें बताइए कि किस अपराध के लिए एक दोषी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए जो है बॉन्ड देने के लिए कहा जाता है? तो इसमें जो है हिंदी में जो लिखा हुआ है ये दोनों जो है सही नहीं लिखे हैं। इन दोनों ऑप्शन को हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक ऑप्शन है आपका अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव, और राइटिंग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये वाला राइटिंग होना चाहिए, ये वाला राइटिंग। इसका मतलब होता है दंगा या बलवा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली करता है यानी विधि विरुद्ध जमाव करता है, या फिर राइटिंग यानी बलवा या दंगा करता है, या और दूसरा आपका है तीसरा आपका है क्रिमिनल इंटीमिडेशन, ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी देता है। तो ये तीनों अपराधों के लिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो
तीनों अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को बॉन्ड देने के लिए कहा जा सकता है, ताकि जो है लोक व्यवस्था भंग ना हो, लोक शांति भंग ना हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को बॉन्ड देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मांग कर सकता है। तो इसके ऑप्शन है अनुविभागीय दंडाधिकारी यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको कहते हैं, और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनमें से कौन है जो शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मांग कर सकता है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है। संज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेंस। तो कॉग्निजेंस यानी संज्ञान शब्द को सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन 2C में जो है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस को जरूर बताया गया कि कौन कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, लेकिन जो है आपका कॉग्निजेंस यानी संज्ञान, इसकी परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है। तो इसके सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। एक मजिस्ट्रेट जो है वो किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, कब ले सकता है? पुलिस रिपोर्ट पर या निजी शिकायत पर या स्वप्रेरणा से या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है गेस करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी आधारों पर एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अदालत सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकती है। तो धारा 190 में आपका दिया गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। तो अब इसमें ये बताइएगा कि कौन से मजिस्ट्रेट या कौन सी अदालत जो है इसके अंतर्गत संज्ञान ले सकती है। तो इसके कुछ ऑप्शन है कि कोई भी न्यायालय या प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, या इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट, या बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 192 एक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद मामले को जांच या विचारण के लिए सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? तो उसका ऑप्शन है उसके अधीनस्थ कोई सक्षम मजिस्ट्रेट, या जिला मजिस्ट्रेट, या कोई भी व्यक्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधीनस्थ, उसके अधीनस्थ कोई भी सक्षम मजिस्ट्रेट उसको जो है जांच या विचारण के लिए मामले को सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत सत्र न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपका धारा 190, धारा 191, धारा 193, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने धारा 190 भी देखा जिसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना था। धारा 192 भी देख लिया, ठीक है। और धारा जो है 193 में आपका है, 191 में आपका है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। ठीक है, अगर अभियुक्त आवेदन करता है कि उसके मामले का जो है अंतरण कर दिया जाए किसी दूसरे न्यायालय में, तो वो दिया गया उसमें धारा 191। तो अब इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धारा 193। धारा 193 में सत्र न्यायालय के द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने की शक्ति दी गई है, उसके प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धारा 198 खा को दंड प्रक्रिया संहिता में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया। तो इसके ऑप्शन है आपका 2010, 2013, या 2014, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 2013 में ये आपकी धारा 198 खा जोड़ी गई। ठीक है, आपकी सीआरपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोप से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के तहत दिए गए हैं। तो इसके ऑप्शन है कहाँ पर दिए गए हैं? अध्याय 17 धारा 211 से लेकर के 224, या अध्याय 18 धारा 211 से लेकर के 235, या अध्याय 16 धारा 211 से लेकर के 224, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हमने कल वाले वीडियो, लास्ट वाले वीडियो में ये बताया था आपको कि जो है आपका अध्याय आरोप यानी जो चार्ज है वो आपका अध्याय 17 में दिया गया है, और धारा 211 से लेकर के 224 तक दी गई है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ये धारा याद रखना, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट आरोप के सटीक निरूपण को क्या कहते हैं? जमानती अपराध या संज्ञेय अपराध या चार्ज या फिर गैर समनीय अपराध? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको चार्ज ही कहते हैं, आरोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार कौन आरोप तय कर सकता है? तो इसके ऑप्शन है अदालत या लोक अभियोजक या संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या उपरोक्त तो सभी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अदालत जो है ये आरोपों को तय करती है। नेक्स्ट, एक आरोप उस भाषा में लिखा जाएगा जो आरोपी समझता है, या भाषा जो गवाह समझता है, या न्यायालय की भाषा या हिंदी भाषा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय की भाषा में जो है आरोप को लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी लैंग्वेज होगी कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोप को तय करने में त्रुटि या चूक। अब इसका क्या प्रभाव होगा कि अगर किसी अपराध को आरोप जो है चार्ज को जब फ्रेम किया जा रहा है, तय किया जा रहा है, तब वहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई अगर एरर हो जाती है, ओमिशन हो जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो इसके ऑप्शन है कि सभी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है और परीक्षण को खराब करेगा, या ऑप्शन बी केवल तभी भौतिक है यानी मटेरियल है जब उसमें कि न्यायालय की विफलता का अवसर दिया गया हो, या ऑप्शन सी सामग्री है और आरोपी बरी होने के लिए उत्तरदायी है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, केवल तभी भौतिक है जब उसने जो है न्यायालय की विफलता का अवसर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत आरोप में परिवर्धन या परिवर्तन प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन है धारा 214, धारा 215, धारा 216 या धारा 218। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धारा 216। 216 में जो है आरोपों में परिवर्तन या परिवर्धन की व्यवस्था करी गई है। नेक्स्ट, यानी उसमें कोई चेंज किया जा सकता है या कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि अदालत आरोप बदल सकती है। अदालत जो है वो आरोपों को, यानी जो चार्ज लगाए गए हैं आरोपी के ऊपर, उनको जो है बदल सकती है। उसके ऑप्शन है अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लिए जाने से पहले, जो अभियोजन पक्ष है उसके द्वारा साक्ष्य दिए जाने से पहले, या फिर अभियुक्त के द्वारा अपना बचाव करने से पहले, या निर्णय सुनाए जाने से पहले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अदालत है वो आरोपों को कब बदल सकती है? तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निर्णय के सुनाए जाने से पहले किसी भी समय अदालत जो है आरोपों को बदल सकती है। नेक्स्ट, कि प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अभियुक्त है एक अलग आरोप होगा, जिसके लिए अलग से विचारण किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की तहत, यानी किस धारा के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपका धारा 211, 215, 218 या 220। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धारा 218। धारा 218 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए जिसके लिए कोई व्यक्ति अभियुक्त है एक अलग आरोप होगा। ठीक है, उसका अलग से चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जिसके लिए अलग से विचारण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार 12 महीने के भीतर एक ही तरह के कितने अपराधों को एक साथ आरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन है 3 अपराधों को, 2 या 5 या 4। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 महीनों के भीतर एक ही तरह के 3 अपराधों, अगर 3 अभियुक्त जो है 3 अपराध करता है एक ही जैसे और एक ही साल के भीतर, तो उनका जो है एक साथ जो है चार्ज उनके फ्रेम किए जा सकते हैं, एक साथ उस पर जो है उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कई व्यक्तियों के संयुक्त विचारण किया जा सकता है, तो ये किस धारा में दिया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं धारा 222 या 223 या 224 या 225। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, धारा 223 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है कि कई व्यक्तियों का जो है एक साथ संयुक्त विचारण यानी ट्रायल चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब इसके कथन गलत है तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला कि जब कोई शिकायत खारिज कर दी जाती है तो अदालत कारणों को दर्ज करेगी, तो ये तो आपका सही है। ठीक है। और जब एक अभियुक्त को आरोप मुक्त किया जाता है तो न्यायालय कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो यही आपका जो है गलत कथन है। बाकी इनको भी पढ़ लेते हैं कि जब कोई आरोप तय किया जाता है तो अदालत को कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आरोप तय किए जाते हैं तो वहां पर जो है कारण को दर्ज करना जरूरी नहीं है। ये सही है इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि जब किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है तो न्यायालय को कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर भी नहीं होती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि जब एक अभियुक्त को आरोप मुक्त किया जाता है तब जो है न्यायालय को कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि इसका सही स्टेटमेंट है कि ऐसे समय में जो है न्यायालय जो भी कारण है, मतलब किस आधार पर उसको आरोप मुक्त किया गया है अभियुक्त को, इन कारणों को जो है लिखना ज़रूरी है, कारणों को देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में अभियोजन चलाया जाएगा। सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में अभियोजन चलाया जाएगा किसके द्वारा? सत्र न्यायाधीश द्वारा, आरोपी के सलाहकार या एक लोक अभियोजक द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो सी इसका सही जवाब है। सत्र न्यायालय में जो लोक अभियोजक होगा उसके द्वारा जो है मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट द्वारा किस आधार पर एक आरोप तय किया जाता है? तो किस आधार पर मजिस्ट्रेट के द्वारा एक आरोप को तय किया जाता है? ऑप्शन है आपका पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, या ऑप्शन बी धारा 161 के तहत दर्ज किया गया बयान, या ऑप्शन सी पुलिस रिपोर्ट और इसके साथ भेजे गए जो दस्तावेज हैं, या ऑप्शन डी अभियोजन पक्ष के साथ साथ आरोपी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर जो मजिस्ट्रेट है वो आरोपों को तय करता है। ठीक है, यानी चार्ज को फ्रेम करता है। नेक्स्ट है, सत्र न्यायाधीश सत्र परीक्षण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत निर्णय सुनाने से पहले ही आरोपी व्यक्ति को बरी करने का आदेश दे सकता है? तो इसके ऑप्शन है धारा 227, धारा 235, धारा 233 या धारा 232। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, धारा 232। ठीक है, धारा 232 के तहत निर्णय सुनाने से पहले ही आरोपी व्यक्ति को बरी करने का आदेश दे सकता है। कौन? सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वाविवेकानुसार दोष सिद्धि कर सकता है। ये किस धारा के तहत है? ऑप्शन है धारा 220, धारा 221 या धारा 229 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, ये धारा याद रखना आप लोग, धारा 229 के तहत एक अभियुक्त अगर अपने अपराधों को स्वीकार करता है, ठीक है, दोष सिद्धि होने का विवाद करता है, तो न्यायाधीश इस आधार पर जो है उसको दोष से उसके जो भी अभिवाद करेगा, मतलब जो भी स्वीकार करेगा, प्ली ऑफ गिल्ट, उसको जो है लेखबद्ध करेगा और उसकी के आधार पर उसको दोष सिद्धि कर सकता है अपने विवेकानुसार। तो ये जो है धारा 229 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है कि यदि आरोपी को सीआरपीसी की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है तो फिर अदालत उसको क्या कहती है पेश करने के लिए? ऑप्शन है उसकी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य यानी अपना डिफेंस जो है पेश करने के लिए कहती है, या फिर वकील को, या उसका संस्करण या बयान। तो उसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उसका जो है प्रतिपरीक्षा में उसका साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहती है, यानी जो अभियुक्त है उसको अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहती है। ठीक है, तो इतने हो गए आपके 70 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।